नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर गलती किसकी थी, इंसान की, समाज की या किस्मत की। आज की कहानी है एक लड़की महिमा की। महिमा एक भोली, मासूम और सपनों से भरी लड़की जो अपने जीवन में खुशियों की तलाश लेकर ससुराल गई थी। उसे लगा था कि डोली में बैठकर वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रही है, पर उसे यह कहां मालूम था कि वही डोली एक दिन उसकी अर्थी बन जाएगी। यह कहानी है उस औरत की जिसे समाज ने अपनाने के बजाय ठुकरा दिया, जिसे प्यार के बदले दर्द मिला और सम्मान के बदले अपमान। जब अपनों ने मुंह मोड़ा तो मौत ने ही उसे अपने आंचल में जगह दी। तो आइए साथियों, एक गहरी सांस लें और मन को तैयार करें, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ महिमा की नहीं बल्कि हर उस बेटी की है जो दर्द में भी मुस्कुराना जानती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रश्मि का मोबाइल लगातार बज रहा था। रश्मि किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही मोबाइल उठाया और हेलो किया, रश्मि की मां की आवाज थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी महिमा दीदी का देहांत हो गया है। हम सब लोग आज ही रात अपनी गाड़ी से गांव जा रहे हैं। महिमा दीदी के अंतिम संस्कार के लिए सुबह तक सबका पहुंचना बहुत जरूरी है। इतना कहकर मां उदास हो गई। मां अपने भरभराए गले से बात पूरी करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। इसीलिए रश्मि ने फोन काट दिया, यह सोचकर कि बाद में बात कर लेंगे। अभी मां बात करने की स्थिति में नहीं है। वह तो बस खबर देने के लिए फोन की थी। दीदी की मौत की खबर सुनकर ऐसा लगा जैसे तन में आग लग गई हो। उसकी गर्मी पूरे शरीर पर रेंग रही हो। ठंडे मौसम में भी बाल, माथा और पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और मन बेचैनी से छटपटा रहा था। रश्मि मन में सोच रही थी, मैं तो स्वार्थी थी ना, फिर मुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है? शायद इसीलिए कि जब अपने ऊपर पड़ती है तब समझ में आता है। मेरे अंदर तो दीदी जितनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने हक के लिए लड़ूं। कभी कभी जब अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से ऊब जाती हूं तो लगता है कि घर छोड़कर भाग जाऊं या फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लटक जाऊं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखकर यह भी करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुझे तो अपने ही ससुराल में कभी सम्मान मिला ही नहीं और मेरे माता पिता को गाली अलग से मिलती है। झूठी शान और नकली दिखावा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अपने पिता की तारीफ करना भी गुनाह है। अगर भूल से कह भी दिया कि मेरे पिताजी अच्छे हैं तो गालियों की बारिश हो पड़ती है। एक दिन आत्मग्लानि हुई कि कैसी बेटी हूं मैं, जो अपने ही माता पिताजी को दी जाने वाली गालियां सुनती रहती हूं। मेरे जैसी बेटी होने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं या ससुराल छोड़ दूं। फिर मैंने ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया। मां से मिलने गई तो मां की ममता ने मेरा चेहरा पढ़ लिया। फिर मां ने पूछा, ससुराल में कोई बात है? क्यों इतनी उदास रहती हो? मैंने भी मां से कह दिया, खाने पहनने की कमी नहीं है, कमी है तो बस सम्मान की। बस मां, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। मां ने दीदी का हवाला देते हुए मुझे समझाया कि देखा ना तुमने महिमा को, मायके में लड़की की इज्जत नहीं होती, बस कुछ दिनों का दिखावा होता है। अगर तुम यहां रहने लगी तो तुम्हारे पापा समाज में सिर उठाकर चल नहीं पाएंगे बेटी। इतना कहकर मां रोने लगी। कुछ दिनों बाद मां ने वापस समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया। फिर क्या, लौटकर आने के बाद तो पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार होने लगा और ससुराल में मार खाना भी आम बात हो गई थी। कभी भी छोटी छोटी बातों पर पतिदेव 2-4 थप्पड़ जड़ देते थे। साथ ही यह भी सुनने को मिल जाता कि इसके मायके वालों ने संस्कार सिखाए ही नहीं है। ऐसे हालातों के बाद सहन शक्ति अपने आप ही दृढ़ हो गई थी। ससुराल में मार खाकर आती और जब पिता का सामना होता तो हंसकर अपना दर्द छुपा ले जाते, यह सोचकर कि मैं तो दुखी ही हूं, पर अब मां और पिताजी को क्या दुखी करना, यही मेरी किस्मत है। महिमा दीदी की मौत की खबर सुनकर आज मुझे अतीत की बातें न जाने क्यों याद आने लगी। 18 साल बाद, वह भी दीदी के इस दुनिया से चले जाने के बाद, उसकी हिम्मत और संघर्ष याद आ रहा था। नहीं तो दीदी को गलत ठहराने में मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
मुंह पर भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन जब लोग ताना मारते या उसे समझाने की कोशिश करते कि तुम ठीक नहीं कर रही हो, अपने ससुराल वापस चली जाओ, अपनी सास और ननद से माफी मांगो, कहो हमसे गलती हो गई, तो जब वह ना मानती तब सभी गांव वाले उसे गलत ठहराते। तो मैं भी सहमति की दशा में सिर हिला देती और मूल रूप से बता ही देती कि हां, दीदी गलत है, या ऐसे कह लो कि बहती गंगा में हाथ धोने को हमेशा तैयार रहती, क्योंकि उस समय जितनी मेरी समझ थी, मुझे उतना ही मालूम था कि कोई आदमी पत्नी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। शायद आज मैं इसी की सजा भोग रही हूं। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तब पापा के पास बुआ की चिट्ठी आई। उस समय मोबाइल बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, ज्यादातर घरों में बेस फोन ही लगे होते थे। कभी कभी मां और पापा बेस फोन से गांव के प्रधान जी के घर फोन मिलाकर बात कर लिया करते थे। मां ने उत्सुकता से कहा, देखिए ना, सुबह डाकिया चिट्ठी दे गया था, किसकी चिट्ठी है? पापा ने चिट्ठी हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखा, फिर मां से कहा, गांव से बहन की चिट्ठी है। मां गीला हाथ आंचल से पोंछती हुई पापा के पास आकर बैठ गई। बोली, पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा है चिट्ठी में? जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो ननंद जी ने चिट्ठी भेजी है, नहीं तो जल्दी चिट्ठी कहां भेज पाती हैं। चिट्ठी लिखवाने के लिए न जाने कितने लोगों से मिन्नत की होगी। पापा ने चिट्ठी पढ़कर सुनाना शुरू किया। उसमें लिखा था कि 2 लड़के महिमा के लिए देखे हैं, आकर पसंद कर लो। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर जब तक तुम पसंद नहीं करोगे तब तक शादी हो ही नहीं सकती। आखिर तुम पढ़े लिखे हो और हम लोग अनपढ़ गवार। मां बीच में बोली, ननंद जी सही कह रही है ना हो तो आप छुट्टी लेकर गांव चले जाइए, देख लीजिए दोनों लड़कों को। पापा कुछ सोचकर बोले, महिमा अभी छोटी है, उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए, शादी तो हो ही जाएगी, अभी कौन सा समय निकला जा रहा है। मां तो सुनकर बहुत खुश थी। मां ने कहा, ननंद जी स्कूल भेजती तो हैं, लेकिन उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने में, तो क्या करेंगे? घर में बिठाकर शादी ब्याह हो जाए तो एक जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। पापा ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सोचते हैं क्या करना है, जल्दी खाना परोसो, भूख लगी है। खाना खाने के बाद पापा बिना कुछ बोले सोने चले गए और गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। 2-4 दिन सोच विचार करने के बाद पापा ने कुछ दिनों की ऑफिस से छुट्टी ले ली और गांव चले गए। बुआ जी पापा को देखकर बहुत खुश हुई। पापा ने सोचा, एक बार बुआ को समझा कर देखते हैं, अगर मान जाएं तो ठीक है, नहीं तो जैसी ईश्वर की मर्जी। पापा ने बुआ को बहुत समझाया कि महिमा को थोड़ा समय दो, पढ़ने दो उसे, शादी बाद में होगी। लेकिन बुआ अड़ गई। बुआ की जिद के आगे पापा को झुकना पड़ा और दूसरे दिन बुआ ने जिन दोनों लड़कों के बारे में बताया था, उनका नाम पता लेकर लड़का देखने निकल पड़े। पहले परिवार में लड़का देखने पहुंचे। उन्हें परिवार बहुत अच्छा लगा। संयुक्त परिवार था, सभी बहुएं सलीके से बात कर रही थीं और खातिरदारी भी बहुत अच्छी की। मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ समय रुककर आराम किया, फिर निकल पड़े दूसरे लड़के को देखने। दूसरा लड़का भी अच्छा लगा। उसका नाम मनोज था। परिवार में केवल बूढ़ी मां थी और एक बहन थी जो शादीशुदा थी, नजदीक ही रहती थी, जब बुलाओ तुरंत आ जाती थी। वह भी उसी इंतजार में थी कि भाई की जल्दी शादी हो जाए तो आने वाली बहू अपनी जिम्मेदारी उठा ले। 3 दिन बाद पापा लौट कर आए और दोनों लड़कों के बारे में बुआ को बताया। बुआ शुरू से ही वही करती थी जो उन्हें ठीक लगता था। पापा भी बुआ की बात नहीं टालते थे, क्योंकि बुआ उम्र में बड़ी थी और लाडली भी। लड़कों की पूरी जानकारी मिलने के बाद बुआ काफी देर तक सोचती रही कि कौन सा लड़का सही है, किस परिवार में शादी करनी चाहिए। आखिर में बुआ ने फैसला ले ही लिया। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर संयुक्त परिवार में शादी करती है तो मेरी बेटी पूरा दिन घर के कामों में ही उलझी रहेगी। फिर जितना बड़ा परिवार उतनी ज्यादा तानेबाजी। बुआ की भी शादी संयुक्त परिवार में हुई थी। बुआ ने अपने ससुराल में जो दंश और जिल्लत बर्दाश्त किया, वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को यह सब बर्दाश्त करना पड़े। मानो ना मानो,
ज्यादातर ससुराल ऐसी ही होती हैं, क्योंकि बुआ की अपनी ससुराल वालों से नहीं बनती थी। इसीलिए दादाजी ने अपने घर में ही रख लिया। बहुत सोच विचार करने के बाद बुआ को एकल परिवार में ही शादी करना ठीक लगा। फिर क्या, दीदी का रिश्ता ऐसे घर में करने की बुआ ने ठान ली जहां जीजाजी अकेले भाई थे और दिल्ली शहर में नौकरी करते थे। एक बहन जिसकी शादी हो चुकी थी, उनकी जवान लड़की थी। बूढ़ी मां जो चल फिर नहीं सकती थी। घर में दीदी का राज होगा, कोई खटपट नहीं होगी। कम लोगों का परिवार है, आराम ही आराम होगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो मेरी बेटी शहर भी जाएगी। दीदी भी बुआ की इकलौती लड़की थी और इकलौते भाई की इकलौती लाडली बहन थी, इसीलिए प्यार तो खूब बरसता था। दीदी की सहेलियां भी कहती थीं कि तू तो बड़ी नसीब वाली है, एक तो गजब की सुंदर, ऊपर से इकलौती। दीदी की सुंदरता में भी कोई कमी नहीं थी। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, नूरानी चेहरा, एक बार देखने के बाद बार बार देखने का मन करे। एक दिन जीजाजी दीदी को देखने आए। थोड़ी देर तो अनमने मन से इधर उधर देखते रहे, जैसे अनमने मन से दीदी को देखने आए हों। शादी में उनकी कोई खास रुचि दिख नहीं रही थी। तभी उनके साथ आए हुए व्यक्ति ने कहा, ऐसा नहीं है। स्वभाव से शर्मीला है और अपना परिचय देते हुए कहा, हम लड़के के इकलौते जीजाजी हैं। आखिर में महिमा दीदी को दिखाने के लिए उनकी सहेलियों ने तैयार किया और कुछ देर बाद दीदी जीजाजी के सामने हाजिर हुई। जीजाजी महिमा दीदी को देखकर देखते ही रह गए। थोड़ी देर तक जीजाजी ने कुछ सोचा, फिर कहा, हमें लड़की पसंद है। फिर क्या, दीदी की शादी अगले महीने की 3 दिसंबर को तय हो गई। पापा को शादी की तैयारी के लिए 1 महीने का समय मिल गया। पापा ने गांव से वापस आकर मां को खुशखबरी सुनाई। दीदी की शादी तय होने से मैं बड़ी खुश थी। कारण यह था कि नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। इधर मां और पिताजी खरीदारी में जुट गए, उधर बुआ शादी की तैयारी में। शादी की तारीख नजदीक आने लगी। हम सब लोग शादी में शामिल होने गांव चले गए। कुछ ही दिनों में घर में मेहमान इकट्ठा होने लगे और शादी की तैयारियां और जोरों से शुरू हो गईं। शादी में कोई कमी न रह जाए, इस बात का ख्याल पूरे परिवार को रहता था। सबसे ज्यादा रश्मि के पापा को। उन्हें लगता था कि बुआ को तो ससुराल में कोई सुख नहीं मिला। फूफा जी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बुआ को मारते पीटते, खेतों में काम करवाते और खाने के नाम पर बचा कुचा बासी खाना देते थे। बुआ की रोज रोज की व्यथा सुनकर पापा परेशान रहने लगे। एक दिन बुआ रोती बिलखती हुई आई। सारी बातें पापा को बताईं तो पापा ने बुआ से कहा, अब तुम ससुराल नहीं जाओगी, यहीं रहो हमारे घर में। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। मां बेटी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मां को भी बुआ से खूब लगाव था। आज बारात आने वाली थी। घर में भागम भाग मची थी। पापा कभी हलवाई तो कभी टेंट वालों के पास, और मां घर में शादी की तैयारी और मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थी। आज महिमा दीदी लाल रंग के लहंगे और श्रृंगार में पूरी अप्सरा लग रही थी। साड़ी के ऊपर लाल और सुनहरे रंग की सुहाग की चादर, जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। हाथों में भरी भरी लाल रंग की चूड़ियों का इतना ज्यादा शौक कि मां से बोलकर दीदी ने शहर से तरह तरह के रंगों की चूड़ियां मंगवाई थीं और बुआ से साफ साफ कह दिया था, कुछ देना चाहो मत देना, लेकिन जितनी साड़ियां हमें दे रही हो उस पर उसी रंग की चूड़ियां लगा कर देना। बुआ ने दीदी के शौक का पूरा ख्याल रखा। बारात आ गई थी। जीजा जी भी गजब ढा रहे थे, बिल्कुल शहरी बाबू की तरह सूट बूट में। दीदी की सहेलियां दीदी के साथ हंसी ठिठोली करने में लगी थीं। सहेलियां परेशान करने के मकसद से बार बार कह रही थीं, काश इस लड़के से मेरी शादी हो जाती। पंडित जी के मंत्रों के साथ शादी की रस्मों की शुरुआत हो गई। सुबह तक शादी पूरी विधि विधान के साथ धूमधाम से निपट गई। किसी को भी शिकवे शिकायत का कोई मौका नहीं मिला। बारातियों का स्वागत भी धूमधाम से किया गया था। अश्रुधारा, उदासी और नम आंखों के साथ दीदी की विदाई संपन्न हो गई। दीदी की विदाई के बाद पापा ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा, सब कुछ अच्छी तरह निपट गया। बुआ ने भी अच्छी तरह शादी संपन्न की खुशी में
ईश्वर को 100 बार धन्यवाद दिया। दीदी के जाने के बाद रिश्तेदार भी धीरे धीरे विदा लेने लगे। दीदी अपने ससुराल पहुंची। उसका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से हुआ। इसी बीच जीजा जी दीदी को कनखियों से देखते रहते थे। 2-3 दिन तक खूब रस्म रिवाज चला। उसकी सास बिस्तर पर पड़ी ही सारी बागडोर बखूबी संभालती थी। सास ने पूरे परिवार से दीदी का परिचय कराया। पहले अपनी बेटी से और उनके पति से, फिर घर आए सारे रिश्तेदारों से। फिर सासू मां ने कहा, यह जयंती है, इसी ने पूरी शादी संभाली है, पैर छुओ इनके। महिमा दीदी ने जयंती के पैर छुए तो जयंती ने गले से लगा लिया। दीदी को जयंती ने गले लगाया तो बड़ा ही अपनापन महसूस हुआ। दीदी को अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था कि क्या किस्मत पाई है। जयंती सारे घर का काम करती थी। अगले दिन दीदी की मुंह दिखाई की रस्म थी। दीदी की ननद सरोज ने सोने की 2 अंगूठियां दी और खुश रहने का ढेर सारा आशीर्वाद। महिमा दीदी की सास ने अपने पुश्तैनी कंगन दिए। इस तरह जिससे जो बन पड़ा सभी ने कुछ न कुछ मुंह दिखाई की रस्म में दिया, लेकिन जयंती ने कुछ नहीं दिया। दीदी ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। दीदी अपनी शादीशुदा जिंदगी में मस्त और खुश रहती। दीदी सुबह उठकर रसोई घर में काम करने पहुंची तो जयंती ने कहकर मना कर दिया, अभी आराम करो, नई नई शादी हुई है, बाद में तुम्ही को करना है, अभी हाथों की मेहंदी तो छूट जाने दो। यह सुनकर दीदी की खुशी का ठिकाना नहीं था। हंसी खुशी शादी के 10 दिन बीत गए। जीजा जी जो दिल्ली में नौकरी करते थे, उनके जाने का समय हो रहा था। इन 10 दिनों में जीजा जी ने दीदी को बहुत प्यार दिया। जीजा जी के जाने का सुनकर दीदी बहुत दुखी थी। दीदी जो बहुत कम बोलती थी, यहां तक कि अपनी बात भी किसी के सामने जल्दी नहीं रख पाती थी। उन्होंने पूछा, आप कब आओगे? जीजा जी ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम भी तो पग फेरों की रस्म पर घर जा रही हो। तुम्हारे जाने के बाद हम अकेले यहां क्या करेंगे? जब तुम अपने मायके से लौट कर आ जाओगी तो हम भी वापस आ जाएंगे। जब तक मां की सेवा के लिए यहीं रहना जरूरी है। इधर जीजा जी चले गए और दीदी मायके आ गई। 1 महीने बाद जीजा जी दीदी को लेने आए। दीदी की विदाई हुई। उसके बाद जीजा जी महिमा दीदी के देहांत के बाद ही आए। जयंती को रहते बहुत दिन हो गए थे। सासू मां ने कहा, जयंती को उसके घर जाने देते हैं। जीजा जी बोल पड़े, नहीं, महिमा अकेली हो जाएगी, अभी कुछ दिन और रहने दो। जीजा जी छुट्टी लेकर 1 महीने बाद लौटे थे तो दीदी के लिए और सारे परिवार के लिए कपड़े और जरूरत के सामान लेकर आए थे। सभी बहुत खुश थे। दीदी को लगा कि जन्नत में आ गई हैं। सभी इतने प्यार करने वाले लोग, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती थी। हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। दीदी को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि सब चले गए हैं, पर जयंती अभी तक यहीं है। दीदी ने घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। एक दिन दीदी घर के सारे काम निपटाकर सोने चली गई। अचानक दीदी की नींद रात में खुली और जीजा जी को ढूंढने लगी। आवाज इसलिए नहीं लगाई कि सबकी नींद टूट जाएगी। जीजा जी को खोजते खोजते वह छत पर चली गई। उसने जीजा जी के साथ किसी को देखा। शायद वह जयंती ही थी। दोनों के हंसने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों इतने मग्न थे कि दीदी के होने या न होने का आभास ही नहीं हुआ। दीदी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जयंती है, दूर के रिश्तेदार की बेटी। क्या करे, कैसे पता लगाए? अंधेरे में तो साफ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चांद की रोशनी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर जयंती भी अपने बिस्तर पर नहीं थी। शक गहरा होता जा रहा था। दीदी अपने बिस्तर पर चली गई। न जाने कब रोते रोते आंख लग गई। सुबह जीजा जी को अपने कमरे में सोता पाया। अब दीदी सतर्क हो गई। वह सबके साथ अपना जीवन गुजारना नहीं चाहती थी। उसने जयंती और जीजा जी पर कड़ी निगाह रखनी शुरू कर दी। एक दिन जीजा जी से दीदी ने पूछा, जयंती कौन है? जीजा जी थोड़ा घबरा कर बोले, वह मेरी बहन की बेटी है, सगी नहीं, सौतेली। सुनकर दीदी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। फिर जीजा जी ने आगे बताया, जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो जयंती 5 साल की थी। मां की तबीयत को देखते हुए दीदी ने जयंती को मां के पास भेज दिया। अब तुम आ गई हो ना, वह चली जाएगी, उसके ऊपर इतना ध्यान ना दो।
अभी भी उसमें बहुत बचपना है। दीदी मुस्कुरा दी, सोचने लगी, हम ही गलत हैं, बेकार का शक कर रहे हैं। दीदी ने जाकर अपनी सास से कहा, मामा जी शहर से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सासू मां ने बहुत ही उत्साहवर्धक शब्दों में कहा, हां हां, बुला लाओ मेरे पास। आपने मिल लिया? हां मां, हमने मिल लिया, कहकर दीदी चाय बनाने चली गई। पापा ने कुछ देर दीदी की सास से कुछ बात की। इतने में दीदी चाय लेकर आ गई। दीदी की सास ने कहा, अच्छा तुम तैयार हो जाओ, अपने मामा के साथ चली जाओ, अपने मायके घूम फिर आओ, फिर ये लोग शहर चले जाएंगे, अब न जाने कब आना होगा। इतना सुनते ही दीदी को लगा बस उछल पड़े। इतने में अनुराग जीजा जी को आता देख जयंती तुरंत बोल पड़ी, हां हां, क्यों नहीं, आप आराम से जाइए, हम सब संभाल लेंगे। दीदी को मायके जाने की खुशी थी, बस वह तैयार होने लगी। अनुराग ने दीदी को बाहों में भरते हुए पूछा, 2 दिन बाद हमें जाना है और तुम जा रही हो? दीदी बोली, आप मना करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। अनुराग तुरंत बोले, नहीं जाओ, मामा जी भी तो कुछ दिनों के लिए ही आए हैं। जाते समय दीदी ने पूछा, जब हम लौट कर नहीं आएंगे तो आप जा चुके होंगे, अब आप कब आओगे? जीजा जी ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दीदी भी खुशी खुशी अपने मायके आ गई। बुआ जी दीदी से लिपट गई। बुआ जी दीदी से बोली, चल बैठ, अपना हाल चाल बता। दीदी ने बड़ी खुशी खुशी अपनी ससुराल की सारी बातें बुआ जी को बताई। फिर जयंती का नाम लेते ही उदास हो गई। बुआ ने पूछा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो गई? तभी मां ने कहा, चलो सब लोग खाना खा लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। सभी लोग खाना खाकर आराम करने लगे। दीदी ने मुझसे कहा, चलो छत पर टहलने चलते हैं। वह मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन बात क्या करनी है समझ ही नहीं पा रही थी। हम और दीदी काफी देर तक छत पर बिना मतलब चक्कर काटते रहे। वह खोई खोई सी रही। हम दीदी के चेहरे के उतार चढ़ाव वाले भाव को देखते रहे। काफी देर हो जाने के बाद आखिर में बोल ही पड़ी, क्या हुआ दीदी, तुम तनाव में हो? यह सुनकर दीदी बोली, हां रश्मि, तुम छोटी हो, नहीं तो तुम्हें हम पूरी बात बताते। मैं बोली, नहीं दीदी, तुम चाहो तो हमें बता सकती हो, अपने बड़ों से तुम कह नहीं सकती, अपने छोटों को बता नहीं सकती। अपने दिल में रखकर घुटने से अच्छा है कि तुम हमें बताकर अपना मन हल्का कर लो। दीदी बोली, तुम्हारी कौन सी क्लास की परीक्षा खत्म हुई है? मैं दीदी की तरफ बिना देखे बोली, हाई स्कूल की। तभी तो पापा हम लोगों को गांव घुमाने लाए हैं, फिर मां का भी मन था तुमसे मिलने का। मैं तुरंत पलटी और बोली, अपनी बात करो, जो बताने के लिए छत पर इतनी देर से घुमा रही हो। दीदी ने हिचकते हुए कहा, तुम्हें पता है रश्मि, मेरे घर में एक जयंती नाम की लड़की है। तुम्हारे जीजा जी कह रहे थे कि उनकी बहन की सौतेली बेटी है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इतना सुनकर मैंने झट से कहा, पागल हो क्या, बहन की लड़की? फिर मैं कुछ सोचकर बोली, सौतेली बेटी। दीदी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, अभी इतनी जल्दी तुम कैसे जान गई? जयंती और तेरे जीजा जी की प्रतिक्रिया से दोनों ही बहुत चालाक हैं। इतने में मां की आवाज आई, तुम दोनों इतनी देर से ऊपर क्या कर रही हो, नीचे आओ। दीदी ने छज्जे से झांकते हुए कहा, आई मामी जी। मैं उसके चेहरे की खुशी और चिंता के मिश्रित भाव को देख रही थी, जिसे वो अपनी मुस्कुराहट के पीछे बहुत आसानी से छुपा लेती थी। दीदी बोली, चलो रश्मि, नीचे मामी बुला रही है। अभी तुम लोग कितने दिन रहोगी? मैंने कहा, बस 1 सप्ताह। मेरा भाई मानव का स्कूल का परिणाम भी तो निकलने वाला है। तो ठीक है, कल हम अपनी सहेली से मिलने जाएंगे। अगर मां नहीं जाने देगी तो तुम उन लोगों को बुला लाना। ठीक है, कहते हुए मैं और दीदी दोनों नीचे आ गए। अगली सुबह दीदी की सहेलियां दीदी से मिलने आईं। उनको देखकर दीदी के चेहरे पर एक खूबसूरत चमक थी। वो अपनी सहेलियों को छत पर ले गई। तभी मां ने कहा, रश्मि, महिमा की सहेलियों को चाय पानी दे आओ। मां ने मेरे हाथ में चाय की ट्रे पकड़ाते हुए कहा, संभल कर ले जाओ। दीदी अपनी सहेलियों से बातें करने में मस्त थी। तभी पड़ोसी के चाचा का बच्चा आवाज लगाकर बोला, जीजा जी आए हैं।
दीदी लपक कर छज्जे से झांकी तो अनुराग को देखकर दंग रह गई। आश्रय वाले भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। जीजा जी को देख दीदी की सहेली ने कहा, जाओ संभालो अपने पति को, 3 दिन भी तुम्हारे बिना ना रह पाए। पापा जीजा जी की आओ भगत में लग गए। बुआ भी अपने दामाद को अचानक देखकर फूली नहीं समा रही थी। तभी मैंने कहा, देखा तुम फैजल ही शक करती हो, देखो ऐसा होता तो तुम्हें लेने आती। दीदी बोली, तुम ठीक कह रही हो। दूसरे दिन जीजा जी दीदी को लेकर चले गए। घर पहुंचकर दीदी ने पूछा, आप दिल्ली जाने वाले थे? जीजा जी बोले, हां, हम तुम्हें इसीलिए लाए हैं कि जयंती कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हैं। हम इसे घर छोड़ते हुए चले जाएंगे। दीदी को एक बार फिर बहुत आश्चर्य हुआ कि जयंती अभी तक तो कभी अपने घर नहीं गई, अब क्यों जा रही है? सुबह दीदी ने जीजा जी के कपड़े पैक किए। उधर जयंती अपना सामान रख रही थी। थोड़ी देर बाद जीजा जी जयंती को साथ लेकर चले गए। दीदी बहुत देर तक जीजा जी को जाते हुए देखती रही। जयंती और जीजा जी का साथ हमेशा उसे आशंकित करता रहता। जीजा जी को दिल्ली गए काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन जीजा जी की बड़ी बहन सरोज दीदी से मिलने आई। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। सरोज जब से आई पूरे दिन दीदी की सास के पास बैठी रही, लेकिन दीदी से मिलने नहीं आई। दीदी ने सोचा चलो खाना खिलाते समय बात कर लेंगे। तभी सासू मां की आवाज आई, सरोज का खाना मेरे खाने के साथ ही ले आओ। दीदी हर पल सरोज का इंतजार करती रही कि शायद अब हमारे पास आए, लेकिन इस बार भी दीदी को सरोज से बात करने का मौका नहीं मिला। तभी सरोज की छोटी बेटी बन्नो ने पूछा, मामी जयंती कहां है? यह सुनकर दीदी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह सोचने लगी, बन्नो जयंती को क्यों पूछ रही है? वह तो उसी के घर में है। अभी दीदी मन में सोच ही रही थी कि सरोज ने लपक कर बन्नो का हाथ पकड़ा और कहा, बन्नो का खाना इधर ही दे दो भाभी, जल्दी से खिला दो, नहीं तो जाने में रात हो जाएगी। दीदी खाना लेकर कमरे में पहुंची। कभी बन्नो को देखती तो कभी सरोज को। दीदी से रहा ना गया। उसने पूछा, सरोज दीदी जयंती तो आपके घर गई थी, फिर बन्नो क्यों पूछ रही है? जयंती कहां है? सरोज ने झट से कहा, भाभी बन्नो बच्ची है, जयंती घर में ही तो है, तभी तो उसके भरोसे घर छोड़कर आपसे मिलने आए हैं, नहीं तो आ ही नहीं पाते। फिर वह कुछ ना बोली, बस खाना खाने में मस्त हो गई। एक बार फिर से दीदी अंदर ही अंदर कुंठित होने लगी। सरोज अपने घर चली गई। जाते समय दीदी के पास एक क्षण के लिए भी नहीं आई। न जाने उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया या अनजाने में हुआ। वह तो बस एक बात सोचती रही कि जयंती सरोज के घर में नहीं है तो कहां है। सरोज के घर चले जाने के बाद महिमा परेशान होकर इधर उधर टहलने लगी। आखिर में थक कर लेट गई। रात भर चिंता के मारे इधर उधर करवट बदलती रही। सोचती रही, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दीदी सुबह उठकर रोज की तरह काम में लग गई, लेकिन मन में खोई हुई रहती थी। दीदी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जयंती सरोज की सौतेली बेटी है। क्या करें, कैसे पता लगाएं? दीदी सोचने लगी, अगर गांव की औरत घर में मां जी से मिलने आए तो उनसे पता करें कि जयंती कौन है। इसी उधेड़बुन में किसी तरह महीने बीते। एक दिन जीजा जी अचानक से आए। दीदी की आंखें जीजा जी ने आकर धीरे से बंद की। दीदी ने कहा, छोड़िए, हमें पता है आप हैं। जीजा जी बोले, क्या बात है महिमा, तुम मेरे आने से खुश नहीं हुई? दीदी बोली, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो तुम चाय बनाओ, हम मां से मिलकर आते हैं। बहुत देर तक मां बेटे खूब हंस हंस कर बातें करते रहे, लेकिन महिमा के मन में एक ही सवाल था, जयंती कहां है? चेहरे पर असंतुष्टि के भाव अलग से झलक रहे थे। रात के समय जीजा जी सो रहे थे। दीदी ने सोचा, आज तो जयंती नहीं है, देखें अनुराग छत पर जाते हैं या नहीं। सुबह हो गई, लेकिन जीजा जी निश्चिंत होकर सो रहे थे। रात को छत पर क्यों नहीं गए? आज तो बहुत गर्मी है। सुबह हुई, जीजा जी को तैयार देख दीदी ने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? जीजा जी मुस्कुराकर बोले, मां कह रही हैं जयंती को ले आओ, बहुत दिन हो गए देखें। इतना कहकर जीजा जी झटके से बाहर चले गए। दीदी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया।
दीदी ने अपनी सास से पूछा, मां जी, आपने जयंती को बुलवाया है? मां बोली, हां बुलवाया है। तुम परेशान ना हो, जब तक अनुराग है रहेगी, नहीं तो चली जाएगी। शाम तक जयंती घर पर थी। मुस्कुराते हुए प्रणाम कर मां के कमरे में चली गई और दीदी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब। रात हुई। हंसी मजाक की आवाजें छत से आने लगी। अब तो समझ के बाहर हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब यह हमेशा होने लगा। उसने सोचा अपनी सास को सब कुछ बताती है और चली गई। दीदी को भी पता था कि पूरा परिवार कुछ छुपा रहा है। सास ने पूरी कहानी सुनी और जीजा जी को बुलाया। सास ने कहा, देखो बहू क्या कह रही है, मेरे घर वालों पर इल्जाम लगा रही है। दीदी ने कहा, इल्जाम नहीं लगा रही, बता रही हूं कि यह सब गलत है। इतने में जीजा जी भड़क गए और उल्टा सीधा बोलने लगे। सास ने भी नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्यार के काबिल ही नहीं हो, रहना है रहो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। बदनाम कर रही है छोटी सी बच्ची को। जब मैं बीमार पड़ी, उसने मेरी सेवा के लिए दिन रात एक कर दिया। अपनी मां से दूर हो गई। यही दिन देखने के लिए तुम्हें ब्याह कर लाए थे। इधर जीजा जी अपना सामान बांध कर जाने की तैयारी करने लगे। जयंती भी मदद करने में जुट गई। बिना दीदी से कुछ बोले ही चले गए। दीदी अंदर ही अंदर घुटने लगी और कुछ दिनों बाद जयंती भी चली गई। अब जीजा जी आते तो दीदी से बात तक नहीं करते। दीदी को शक रहता कि जयंती जीजा जी के साथ दिल्ली में रह रही है। सास भी दो चार बातें लगाकर शिकायत करती और जीजा जी के कान भरती, जिससे जीजा जी को गुस्सा आ जाता तो कभी कभी बिना बात के ही पीट देते। अंत में दीदी उदास रहने लगी। उसके चेहरे से रौनक गायब हो गई। उसे मिली तो केवल जिल्लत की जिंदगी। अब तो उसका एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। जीजा जी को किसी भी चीज की जरूरत होती तो जयंती से कहते। जयंती जीजा जी और सासू मां की खूब सेवा करती। अब की बार 6 महीने तक जीजा जी लौट कर नहीं आए। इधर सास के ताने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ननंद भी जब अपनी मां से मिलने आती तो यह कहने का मौका नहीं छोड़ती, तुम चुपचाप पड़ी रहो भाभी, हम अनुराग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अनुराग से माफी क्यों नहीं मांग लेती। दीदी की आंखें आंसुओं से भर गईं। सरोज बोली, भाभी अब गलती हो गई तो हो गई, तुम माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो मां दीदी के हाथ का दिया पानी भी नहीं पीती थी। दीदी मां बनने वाली थी, किससे कहे, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। जीजा जी का भी कोई पता नहीं था। घर में अकेले अछूत की तरह पड़ी रहती थी। कोई उसे तवज्जो ही नहीं देता था। तुम्हारी जरूरत नहीं, रहे अपनी बला से, ना रहे अपनी बला से, सासू मां की आवाज कान में गूंजी। यह सुनते ही दीदी ने मायके जाने का फैसला किया और मां से बात की तो मां ने जवाब दिया, जो मन में आए वह करो। अगले दिन सुबह दीदी ने अपने कपड़े बांधे और अकेले ही मायके के लिए निकल गए। ना तो उसे जयंती ने रोका और ना ही दीदी की सास ने। जैसे ही दीदी ने घर की दहलीज पर कदम रखा, इस तरह उसको देखकर सब हैरानी में पड़ गए। वह केवल रो रही थी। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं थी कि क्या हुआ। अगले दिन उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने कहा, परेशान ना हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। साल गुजर गए, लेकिन जीजा जी दीदी से मिलने नहीं आए। समय भाड़ की तरह हो गया, कट नहीं रहा था। लोगों से पता करने पर पता चला कि जीजा जी दीदी के जाने के बाद लगातार गांव में आते रहते हैं, पर दीदी से मिलने नहीं आते। बुआ ने चिट्ठी लिखकर पापा को सारी बातें विस्तार से बताई। चिट्ठी पढ़कर पापा गांव के लिए रवाना हो गए। पापा के पहुंचते ही बुआ जी ने पापा को अपनी दर्द भरी दास्तां कह सुनाई। पापा ने बुआ को दिलासा दिया कि तुम परेशान ना हो, कुछ कोशिश करते हैं। जीजा जी के पड़ोसियों से पापा ने बात की। वह चाहते थे कि दीदी का घर बस जाए। पड़ोसियों ने बताया कि हो सकता है भाई साहब, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन अनुराग के जीवन में जयंती है या कोई और मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। गांव के लोगों ने सहानुभूतिवश कहा, भाई साहब नहीं तो हम लोग आपकी मदद जरूर करते। पापा माथे पर चिंता और तनाव लिए वापस आ गए। पापा ने विजय की शादी तय कर दी, महिमा दीदी का छोटा भाई विजय। एक वक्त ऐसा आया कि घर में खुशियां भर गईं।
कुछ दिनों के लिए घर का माहौल खुशनुमा हो गया। ननंद और भाभी में खूब बनती थी। दीदी के चेहरे की उदासी उनकी साथी बन गई थी। श्रृंगार की शौकीन दीदी बिना श्रृंगार के रहने लगी थी। यह देखकर दिल फट जाता था। कभी कभी चुपचाप सज लेती, फिर धीरे से शीशा देख लेती, फिर किसी की नजर पड़ने से पहले ही चेहरे को पोंछ लेती थी। लेकिन चूड़ियां उनके दोनों हाथों में 2-2 दर्जन हमेशा रहती थीं। उसे वह कभी नहीं निकालती थी। वक्त गुजरता गया और पड़ोसियों के ताने शुरू हो गए। एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से लोगों के कड़वे बोल। कभी कभी सहना भी मुश्किल हो जाता। जीजा जी को पता चल चुका था कि उनका बेटा हुआ है, लेकिन वो मिलने भी नहीं आए। समय बीतता गया। इधर सरोज के साथ दीदी भाभी की आंखों में खटकने लगी। वह आराम से सोती और घर व खेतों का सारा काम दीदी से करवाती। समय के साथ दीदी का बेटा 6 साल का हो गया, लेकिन जीजा जी को कभी भी अपने बेटे को देखने की इच्छा नहीं हुई। दीदी आज भी आस लगाए बैठी रहती कि जीजा जी लेने आएंगे। दीदी घर का सब काम करती, उसकी भाभी सोती रहती। कुछ बोलती तो भाभी कह देती, ऐसी ना होती तो मायके में पड़ी रहती। उसने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। दीदी कौन सा मायके में रहना चाहती है, बस परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई हैं कि मन मारकर दिन काट रही है। जब वह खेतों में जाती, गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाना चालू कर देती। हमारा समाज ही ऐसा है। यहां ससुराल छोड़ी हुई औरतों की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं होती। लोग ताने मारना तो जानते हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि चलो अपनी समस्या बताओ, देखो तुम्हारे ससुराल वालों की इतनी हिम्मत जो तुम्हें सम्मान ना दे। खैर, यह तो मात्र कल्पना है। पापा गांव आए। सभी से मिलने के बाद थोड़ी देर बुआ के पास जाकर बैठ गए। बुआ का दुख बहुत बड़ा था। पापा से देखा नहीं जाता था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। पापा ने थोड़ी धीमी आवाज में बुआ से कहा, रश्मि की शादी तय कर दी है। यह सुनकर बुआ बोली, अभी शादी करने की कौन सी जल्दबाजी थी, देख रहे हो ना क्या हाल है महिमा का। चलो, महिमा का मन पढ़ने में नहीं लगता था, इसीलिए जल्दी शादी कर दी। लेकिन रश्मि तो डॉक्टर बनना चाहती है और पढ़ने में भी वह बहुत तेज है। कितने सारे इनाम और मेडल जीत कर लाई है। फिर अचानक से शादी। पापा बोले, शहर के अमीर घर से रिश्ता आया है। वो लोग कह रहे थे आप लोग शादी करिए, हम पढ़ा लेंगे। बुआ कुछ सोचकर बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पापा बोले, चलो हमारे साथ शादी की तैयारी भी तो करनी है तुम्हें। और हां, महिमा से कहो वो भी चले, थोड़ा उसका भी मन बहल जाएगा। बुआ ने साड़ी के पल्लू से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हां तुम ठीक कह रहे हो, चलने की तैयारी करते हैं हम लोग। बुआ पलटी। एक नजर दरवाजे पर पड़ी तो देखा कन्हैया खेल रहा था। बुआ दीदी के पास जाकर बोली, महिमा, रश्मि की शादी तय हो गई है। दीदी मुस्कुराकर बोली, अच्छा। बुआ भी एक नजर दीदी की तरफ देखकर मुस्कुराई। दीदी बोली, क्यों मुस्कुरा रही हो मां? बुआ बोली, क्योंकि तुम जो बहुत दिनों बाद मुस्कुरा रही हो। अच्छा, कन्हैया को सुलाकर खाना बना लो। दीदी खाना बनाने में जुट गई। बुआ खाना बनाते ही दीदी ने कहा, मां भाभी को खाना दे आओ। बुआ ने आवाज लगाई, सलोनी खाना खा लो। सलोनी नखरे दिखाते हुए बोली, आप लोग खा लो, हमें भूख नहीं है। बुआ हमेशा सोचती घर में कलह ना हो, इसीलिए घर का सारा काम मां बेटी मिलजुल कर लेती। और जो तकलीफ मेरी बेटी को हुई है वह अपनी बहू को ना देंगे। दूसरे दिन सुबह हुआ। सुबह बुआ अपना और दीदी का सामान पैक करने लगी। दीदी बोली, कहां जा रही हो मां? अरे हम अकेले नहीं जा रहे, तुम भी चल रही हो, कहते हुए मां ने अटैची बाहर की तरफ रखी। दीदी बोली, नहीं मां आप जाओ। बुआ ने साड़ी संभालते हुए कहा, हमने तुमसे राय नहीं मांगी, बस तैयार होने को कहा। दीदी मन मारकर तैयार होने लगी और सोचने लगी, ऐसा ना हो मेरी गैर हाजिरी में अनुराग लेने आ जाए। लेकिन भोली भाली दीदी को यह नहीं मालूम था कि जो 5-6 साल में नहीं आए वो अब कैसे आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। हो सकता है आ ही जाए। यही विश्वास दीदी को जिंदा रखे हुए था। दीदी को देखकर मैं बहुत खुश थी। मुझे देखकर दीदी बोली, तुम तो डॉक्टर बनना चाहती थी ना, फिर यह शादी?
मैंने खुशी से चौंकते हुए सारी बातें दीदी को बताई। फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरे ससुर जी शादी के बाद पढ़ने देंगे, वादा किया है। उन्होंने मेरी खुशी देखकर बस मुस्कुरा दिया। कर भी क्या सकती थी। बोलने का भी अधिकार उन्हीं औरतों को होता है जो ससुराल में जिल्लत बर्दाश्त करके टिक जाती हैं, या जिन्हें किस्मत से ससुराल अच्छा मिल जाता है और पति का प्यार पाकर टिक जाती हैं। यही औरतें अपने ऊपर गर्व करते हुए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कहती हैं, देखा कैसे हमने अपने पति को वश में कर रखा है। हम औरतें अपने आप से झूठ क्यों बोलती हैं? समाज के डर से, या अपने मां पिता की इज्जत के लिए, या फिर लोग क्या कहेंगे इसीलिए। घर में रिश्तेदारों और मेहमानों का आना शुरू हो गया। साथ ही दीदी को समझाने का दौर भी चला। कभी चाची तो कभी मामी, कभी मेरी मां। सभी उसको समझाते हुए कहती, देख महिमा, हम तुझसे कह रहे थे चली जा ससुराल। आखिर कहां एक बेटे को लेकर मारी मारी फिरोगी? वह तो आदमी है, आज नहीं तो कल ब्याह कर ही लेगा। तुम अपनी सोचो, अनुराग को सबक सिखाने के चक्कर में खुद ही सीख जाओगी। सच कह रहे हैं हम लोग, यह हम नहीं, हमारा तजुर्बा बोल रहा है। मेरा ससुराल में घमंड नहीं चलता, बहुत झुककर और सब्र करके रहना पड़ता है। सभी लोगों ने अपना अपना उदाहरण दिया और अपना मत रखा। देखो, मेरे पति तो हमें आए दिन पीटते हैं, तो क्या करें ससुराल में? आज रहना छोड़ दें, अपने मां बाप पर बोझ बन जाएं? सबकी बातें सुनकर दीदी बोली, ठीक है, अनुराग आएंगे तो चले जाएंगे, मना नहीं करेंगे। तभी मैं बीच में बोल पड़ी, ठीक है, अब बस भी करो। दीदी कह तो रही है कि जीजा जी आएंगे तो चले जाएंगे। इतने लोगों के उलाहने सुनकर दीदी अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसके मन में यह बात बैठ गई कि सारी गलती मेरी है। सुबह से ही घर में दौड़ भाग लगी हुई थी। हल्दी की रस्म भी शुरू हो गई थी, लेकिन दीदी नहीं दिखाई दी। जब तक रस्म चलती रही, मेरी नजरें उन्हें ढूंढती रहीं। रस्म खत्म होने में उसे इधर उधर ढूंढने लगी। तभी याद आया कि छत पर होगी। मैं दौड़ते हुए छत पर गई। देखा, आसमान को एकटक निहारे जा रही थी। मैंने आवाज लगाई और उनसे लिपट गई। अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, क्या हुआ रश्मि? मैंने भोलेपन से कहा, ही ठीक है, सब तुम्हें ताने मार रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम रस्मों में आना छोड़ दो। मां की आवाज आई, अरे महिमा, कहां हो तुम? हम लोग छत पर हैं। मां बोली, नीचे आओ, उसे कपड़े लेने जाना है। सभी औरतें सज रही थीं, बारात आने वाली थी। दीदी भी लाल रंग की साड़ी में खूब जच रही थी। मैं भी अपने होने वाले पति को देखने के लिए व्याकुल थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। फिर विदाई का दौर चला। ससुराल पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूं। सभी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पति मुझे 10 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड घुमाने ले गए। दिन ऐसे कट रहे थे जैसे मैं महारानी हूं। मेरे पति मुझसे एक ही बात कहते, जब से तुमको देखा है मेरी दुनिया ही बदल गई है। 1 महीने बाद मैं अपने मायके आई। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत नाज हो रहा था। पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। दीदी को छत पर ले गई और ससुराल की बातें विस्तार से बताई। रश्मि बोले जा रही थी, खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। दीदी सुनते सुनते अपनी सारी यादों में खो गई। रश्मि थोड़ी देर बाद शांत मुद्रा में दीदी को देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गलती तुम्हारी है? दीदी कुछ ना बोली। उसने सुनने और चुप रहने की आदत डाल ली थी। कुछ दिनों बाद मेरे पति मेरी विदाई कराकर ले गए। मेरे घर में मेरे जेठ, जेठानी, सास ससुर और जेठानी की एक 12 साल की बेटी और 2 बेटे, एक 8 साल का और एक 2 साल का रहते थे। सास और जेठानी में बहुत एकता थी। अगर मेरी जेठानी कह दे कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो सासू मां हां में हां मिलाते हुए कहती, हां, सूरज पश्चिम में निकलता है। इसकी वजह थी कि ससुर जी रिटायर हो चुके थे और जेठ जी की सरकारी नौकरी थी। मेरे पति की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। उससे ज्यादा कमाई हो नहीं पाती। बस दुकान यह याद दिलाती रहती कि हम बेरोजगार नहीं हैं। मुझे उस घर की परिस्थितियां और उस घर में अपना स्थान समझ में आ चुका था। मैंने भी किस्मत का लेखा समझकर स्वीकार कर लिया। सभी को खुश रखने की चाहत में मैं घर की नौकरानी बन गई।
मैं तो अपने काम को सेवा और परिवार के लिए समर्पण भाव से कर रही थी, लेकिन बाकी सदस्य मुझे नौकरानी के रूप में देख रहे थे। आज रात मैंने सही मौका देखकर अपने पति से कहा, मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम मंगलसूत्र की जगह मेडल पहनोगी? सारा काम खत्म करके अपनी पुरानी किताबों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी जेठानी मेरे कमरे में आई और बहुत प्यार से बोली, रश्मि, तुम डॉक्टर बनोगी? इतने प्यार भरे लहजे को सुन मेरी आंखें भर आईं। मुस्कुराकर बोली, हां दीदी। इतने पर आंखें दिखाते हुए जेठानी बोली, देखती हूं तुम डॉक्टर कैसे बनती हो। घर का काम कौन करेगा? तुम तो देवर जी को वैसे भी पसंद नहीं थी, लेकिन ससुर जी ने जबरदस्ती शादी करवा दी। आने दो देवर जी को, तुम्हारी डॉक्टरी ना निकाल दी तो कहना। मैं आश्चर्य से अपनी जेठानी को देखती रह गई। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था, यह सोचकर कि सुबह 9 बजे तक मेरे पति सोते रहते हैं, शाम से जेठ जी घर में ही रहते हैं और ये रात 10 बजे दुकान से लौटते हैं। फिर जेठानी जी को कैसे पता चला कि हम डॉक्टरी करने के लिए कह रहे थे? यह बात तो मैंने अपने कमरे में अपने पति से कही थी, और अगर पता चल भी गया है तो यह कौन सा बात करने का तरीका था? मेरी जेठानी हमेशा यही दिखाने की कोशिश करती कि वही सर्वोपरि है और मैं तुच्छ हूं। मेरी सही बातों को परिवार वालों के सामने गलत तरीके से पेश करती। अब तो यह रोज का हो गया था, मेरी बात और काम को गलत तरीके से शिवम के आगे घुमा फिरा के रखना, जिसकी वजह से मेरे और शिवम के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। शिवम भी अपनी भाभी की झूठी बातों पर आंख बंद कर भरोसा करते थे। 2 महीनों में ही मेरा दिल ससुराल से उचटने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जाकर मां की गोद में सिर रखकर जी भरकर रो लूं। तभी शिवम की तेज तेज बोलने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने झांक कर देखा तो देवर भाभी खूब मजे से बात कर रहे थे। यहां मैं शिवम का इंतजार कर रही थी। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो शिवम कमरे में सोए थे। आज सुबह मैंने शिवम से कहा, कुछ दिनों के लिए मां के पास जाना है। शिवम ने तुरंत कहा, हां ठीक है, तैयार हो जाओ, तुम्हें छोड़ते हुए दुकान चले जाएंगे। घर पहुंची, मेरा चेहरा मेरी मां पढ़ चुकी थी। मां ने पूछा, क्या हुआ रश्मि? मैंने रोते हुए मां को सारी बात बताई। दीदी गांव वापस जाने वाली थी। मां ने कहा, बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। देखो, तुम्हारी बुआ भी मायके में है, फिर उनकी बेटी महिमा भी मायके में है। अगर तुमने भी यही किया तो हम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। मां की बात सुन दीदी बहुत आहत हुई। ना मेरे हालात सुधरे और ना जीजा जी दीदी को लेने आए। अब तो जेठानी की बेटी भी मौका पाकर आंखें दिखाने में कसर नहीं छोड़ती थी। समय के साथ दीदी का बेटा 18 साल का हो गया। वह पढ़ाई के साथ खेतों का भी काम देखता। उसी को देखकर दीदी जिंदा थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी कि मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। आज पिता होते हुए भी मेरा बच्चा अनाथ है। मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरे बेटे को अपने पिता का सुख न मिल सका। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन दीदी का विश्वास था कि एक दिन जीजा जी आएंगे और अपनी गलती स्वीकार करेंगे। स्वीकार कर कहेंगे, चलो मेरे अपने घर। लेकिन जीजा जी बहुत चालाक थे। उन्होंने जब तक समझ आया जयंती का इस्तेमाल किया, फिर उसकी शादी कर दी। वह भी केवल दीदी को गलत ठहराने और गांव वालों को यह दिखाने के लिए कि दीदी ही गलत है। जीजा जी नौकरी छोड़कर अपनी मां के साथ रहने लगे और नजदीक के शहर में गैस कंपनी में काम करने लगे। दीदी बीमार रहने लगी, लेकिन किसी से कुछ ना कहती। कहने का काम दीदी की भाभी ने जो ले लिया था। जब भी बुखार आता या शरीर में दर्द होता तो चुपचाप केशव से मेडिकल स्टोर से दवा मंगाकर खा लेती, फिर घर के काम में लग जाती। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन दीदी बेहोश होकर गिर पड़ी। भाभी ने कहा, लो, काम के डर से नया नाटक शुरू हो गया। अब महारानी जानबूझकर बेहोश भी होने लगी। भाभी के शब्द सुन सब निशब्द हो गए। बुआ दीदी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पूरी तरह परीक्षण किया और कहा, मैंने 10 दिन की दवा दे दी है, आप इस बीच किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए।
बुआ ने कई बार अपने बेटे से कहा कि दीदी को एक बार शहर के डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन वह हमेशा अनसुना कर देता। कुछ महीने ही बीते थे कि वह गंभीर रूप से बीमार रहने लगी। बुआ को कुछ न सूझा। वो दीदी और केशव कन्हैया को लेकर पापा के पास आ गई। दीदी का शरीर बुखार से तप रहा था। पापा तुरंत दीदी को अस्पताल लेकर गए। दीदी के बहुत सारे टेस्ट हुए। पापा और बुआ पूरे दिन अस्पताल के चक्कर काटते रहे। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने बताया कि उसे स्तन कैंसर है। दीदी को तत्काल कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पापा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। यह पीड़ादायक खबर सुनकर पापा अपने आप को संभाल नहीं पाए। केशव ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पापा को भर्ती किया और बोले, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, चिंता से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मां ने फोन किया और उदासी भरे लहजे में कहा, महिमा को कैंसर हो गया है। मैं दीदी से अस्पताल में मिलने गई तो उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया। फिर कुछ सोचकर बोली, रश्मि, मेरे बेटे का ध्यान रखना। हमें मालूम है अब मेरा बचना मुश्किल है। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा। उसके सिर पर बाल नहीं थे, हाथों में चूड़ियां नहीं थी। चेहरा पहले से ज्यादा उदास और मजबूर था। बार बार मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि दीदी कैसे इतना दर्द सहेगी। पहले शादी में धोखा खाने का दर्द, पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों का दर्द, भाभी का पल पल ताने मारने का दर्द, अपनों का दर्द और फिर अपने बेटे से दूर जाने का दर्द। यह क्या है? मैंने सुना है कि कैंसर में अगर अपने साथ हो तो दर्द कम हो जाता है, खासकर पति जिसके साथ जन्मों का बंधन होता है। मैंने पढ़ा है कि कभी कभी तो कैंसर का मरीज ठीक भी हो जाता है अगर उसके अंदर जीने की इच्छा हो और अपने जीवन साथी का प्यार भरा हाथ सिर पर हो तो। लेकिन दीदी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो अंदर ही अंदर मरने का इंतजार कर रही थी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, तुम अपनी जगह पर सही हो। हमारा समाज हम औरतों को केवल सहते हुए देखना चाहता है। थोड़ा भी अपने सम्मान के लिए विरोध करो, बस समाज हमें मनहूस ठहराने लगता है। दीदी की आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से बह रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि जब अपने ऊपर मुसीबत पड़ती है तब समझ में आता है मौत जीजा जी से ज्यादा वफादार निकली और समय से आ गई। आखिर में 1 साल तक वह अपने दर्द से जूझती रही और अंत में उसने दम तोड़ दिया। शादी के 21 साल बाद के दर्द से आजाद हो गई। घर में उदासी और मातम था। केशव छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसके मृत शरीर को गांव ले जाया गया। उसकी मौत की खबर जीजा जी को दे दी गई। ना जाने क्या हुआ कि जीजा जी उसकी मौत की खबर सुनकर आए। क्या वह इस दिन का इंतजार कर रहे थे? चलो मरने पर ही सही, आए तो। बुआ ने दीदी से कहा था, देख, जिसका तू 19 साल से इंतजार कर रही थी वह आया है। रिश्तेदारों, नातेदारों और पड़ोसियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। जीजा जी ने कहा, हम अपनी पत्नी को अपने घर ले जाएंगे। इसकी यात्रा जहां से शुरू हुई थी वहीं से खत्म होगी। गांव के प्रधान जी ने कहा, तुम सही कह रहे हो दामाद जी, इसे ससुराल ले जाओ। यह हमारे यहां की बेटी है। इसका अंतिम संस्कार ससुराल से करना ही ठीक होगा। जीजा जी ने सहमति में सिर हिलाया। एक बार फिर से दीदी की डोली ससुराल के लिए उठी। उसे फिर से सजाया गया। माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, बिना बालों वाले सिर पर लाल रंग का सिंदूर, सुर्ख लाल रंग की लाली, लाल और पीले रंग की मिली जुली सितारों वाली साड़ी, फिर बांस की बनी डोली जिसके चारों तरफ गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी। चारों कंधों पर उठाए लोग उसे ससुराल लेकर जाने लगे। ऐसी डोली इस गांव में पहले किसी की भी नहीं उठी थी, मानो उसकी बारात जा रही हो। भाभी की भी आंखें नम थी। गांव वाले छतों से झांक झांक कर दीदी की डोली को उठते हुए देख रहे थे। पहली बार केशव ने अपने पिता को देखा, लेकिन नफरत भरी आंखों से। अर्थी रूपी डोली ससुराल पहुंची। अब की बार ना तो उसकी सास थी, ना ही जयंती, लेकिन महिमा की ननंद सरोज खड़ी होकर अपनी भाभी का दोबारा इंतजार कर रही थी। दीदी का घर वीरान खंडहर की तरह लग रहा था, मानो भूतों का बसेरा हो। सरोज ने दीदी को देखा और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हमें माफ कर देना। दीदी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 13वीं भी बड़ी धूमधाम से की गई।
जितने लोग उसकी शादी में नहीं आए थे, उससे ज्यादा तेहरवियों में आए थे। ऐसा क्यों होता है कि औरतों को सम्मान देने के लिए समाज उसकी अर्थी पर चढ़ने का इंतजार करता है? अगर बेटियों को डोली में चढ़ाने का यही हश्र होता है, तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी बेटियों की विदाई अर्थी पर ही करें। एक और बेटी ससुराल की पीड़ा से मुक्त हो चुकी थी। डोली से विदा होकर आई और अर्थी पर विदा होकर चली गई। प्यारे साथियों, महिमा की कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं, बल्कि हर उस औरत की दास्तान है जो समाज की चुप्पी और तानों के बीच दम तोड़ देती है। वह हमें यह सोचने पर मजबूर कर जाती है कि क्या औरत का जीवन सिर्फ सहने के लिए ही बना है? क्या उसकी खुशी, उसका सम्मान और उसका सपने कभी मायने नहीं रखते? जीवन की इस पूरी कथा ने एक गहरी सीख दी है कि औरत का त्याग, सहनशीलता और प्रेम अक्सर समाज की सरोजों में कैद होकर रह जाता है। महिमा जैसी अनगिनत महिलाएं अपने सपनों, अपने अस्तित्व और अपने सम्मान को रिश्तों की खातिर कुर्बान कर देती है। लेकिन क्या सच में किसी का धैर्य और चुप्पी उसकी महानता होती है, या समाज की बनाई एक बेड़ियां? महिमा की कहानी यह दिखाती है कि सम्मान हमेशा अधिकार से मिलता है, दया से नहीं। जिस समाज में औरत की आवाज को विद्रोह समझा जाता है, वहां रिश्ते केवल नाम के रह जाते हैं। महिमा ने अपने जीवन भर दूसरों के सुख के लिए जिया, पर खुद के लिए कभी नहीं। उसने अपने पति की बेरुखी, समाज के ताने और बीमारी की पीड़ा सब कुछ सह लिया, पर अपने आत्मसम्मान को आखिरी सांस तक बचाए रखा। उसकी अर्थी ने उस समाज के झूठे आदर्शों को आईना दिखा दिया जो जिंदा औरत को ताने देता है, पर मरी हुई औरत की डोली को फूलों से सजाता है। यह कहानी हर उस बेटी के लिए है जो चुप रहती है, सहती है और अपने सपनों को समाज की इज्जत के नीचे दबा देती है। अब वक्त आ गया है कि औरतें अपने भीतर की अग्नि को चुप न रहने दें। वह सीना तानकर कहें कि सम्मान कोई खैरात नहीं, यह हमारा हक है। और हर मां बाप को भी यह समझना चाहिए कि बेटी का जीवन केवल शादी नहीं, उसकी पहचान, शिक्षा और आत्मसम्मान भी है। क्योंकि अगर बेटियों की डोली हमेशा दुख में ही उठनी है, तो फिर बेहतर यही होगा कि समाज अपनी सोच की चिता पहले जला दे। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।